नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जीके बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जीके या जीएस कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाग है आज के दौर में। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका बहुत बड़ा रोल होता है और इनकी तैयारी के लिए दोस्तों हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किस किताब से पढ़ें, कैसे याद करें, कैसे फैक्ट्स को हम याद रखें। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कुछ किताबें हैं, आप उनको जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं कि उन्हीं से पढ़ना है, लेकिन उनको पढ़ना कैसे है, कैसे हम फैक्ट्स को याद करें, कैसे हम इतिहास पे पकड़ बनाएं, फिजिक्स हम भूगोल पे पकड़ बनाएं, हम पॉलिटी पे पकड़ बनाएं, कैसे हम इन विषयों को पढ़ें कि वो हमें याद हो जाए और परीक्षा में जो है हमें काम आए। तो बहुत ही सरल रणनीति में बताऊंगा आपको पढ़ने की, और बहुत सरल तरीके से मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, चाहे कुछ लोग आप में से होंगे जो परीक्षा की तैयारी करते होंगे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, कुछ लोग होंगे जो वनडे से ऊपर परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे। बहुत सारी परीक्षाएं हैं दोस्तों, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या सिविल सर्विस के लिए भी जीएस का बहुत बड़ा रोल है। तो किसी भी विषय को जो है अगर हम जीएस पे पढ़ रहे हैं तो उसमें कैसे अच्छी पकड़ बनाएं और कैसे कमांड बनाएं, किस तरह की हमें वो चीज़ें जो है हमेशा के लिए समझ में आ जाएं, और कभी अगर परीक्षा नज़दीक है तो हम हल्का सा रिवीजन करें तो वो चीज़ें हमें आत्मसात हो जाएं, हम परीक्षा में अच्छा कर पाएँ। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है एकदम नई और फ्रेशिंग क्लास होगी आपकी, ये आज की क्लास। तो शुरू करेंगे दोस्तों, हम इतिहास विषय से शुरू करेंगे। जो हिस्ट्री आपका है, हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जीएस में। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों कि हिस्ट्री में जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारत होता है दोस्तों, आधुनिक भारत का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रोल है। फिर एंशिएंट और मेडिवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हर एग्जाम्स में कमोबेश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एंशिएंट और मेडिवल के जो क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है, मॉडर्न पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझना है, याद करना है, और इस तरह कमांड बनाना है कि प्रश्न में हमारा कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो परीक्षा में हमसे छूट जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का। और एक बात और, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको एंशिएंट और मेडिवल पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, कि कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं समझ सकते। इसलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे अपनी क्लास किस विषय से? मॉडर्न हिस्ट्री से या आधुनिक भारत से। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं हम आपको लेके आधुनिक भारत में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में लेके चलते हैं दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरू होता है वो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से शुरू होता है। टॉपिक आप देखते हैं, चाहे लूसेंट हो, चाहे कोई भी अच्छी किताब हो, किसी भी किताब में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहीं से दिखेगा। यूरोपीय कंपनियां जो थी दोस्तों, खासकर जो वाणिज्यिक कंपनियां थी, वो भारत जो है कैसे आती हैं, किस क्रम में आती हैं, उनकी कंपनियों की स्थापना कैसे होती है, कहाँ कहाँ वो अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करती हैं, और किस तरह उनमें प्रतिस्पर्धा होती है अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। एक कहानी के तौर पे इसको समझने का प्रयास करिए। सामान्य जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब लाभ कमाने के लिए या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दो या अधिक लोग जो है आपस में संघर्ष करते हैं तो क्या सीन होती है, आप अच्छे से समझते हैं। इसी तरह हिस्ट्री को हमें समझना है, और डेटा आपको अपने आप धीरे धीरे याद होते जाएंगे। आप पहले रुचि विकसित करिए दोस्तों, कहानी की तरह हमको इतिहास को समझना है, और ये देखना है कि किस वजह से क्या हुआ। ठीक है, कार्य कारण के संबंध के आधार पे और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पे हमको इतिहास को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको उस टॉपिक में जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, चाहे किसी भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हो दोस्तों, असली बात यह है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और वो याद होनी चाहिए, ताकि जब आपको जरूरत पड़े वो फैक्ट्स जो है या वो कॉन्सेप्ट आपको काम आ जाए। ठीक है, आइए दोस्तों लेके चलते हैं हम उस टॉपिक की तरफ जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत
आगमन। हम देखेंगे दोस्तों यूरोपीय कंपनियां भारत आई, किस किस कारण से आई, सबसे पहले यही समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, अपने प्राचीन काल में भारत जो है बहुत समृद्ध देश था, खासकर वो अगर भौगोलिक संसाधनों की बात करें आज भी है दोस्तों, लेकिन कारण क्या है, उस समय जो है मसालों की खेती बहुत होती थी, विलासिता की चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी थी जो बनाई जाती थी। तो भारत हमेशा से समृद्ध देश रहा है दोस्तों, भौगोलिक संसाधनों की बात करें या फिर जो है इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, जैसे आप देखेंगे, जब आप देखेंगे कि जो है काली मिर्च की खेती से जो है वास्को डिगामा जब आता है तो इतना प्रभावित होता है कि जो है यूरोपीय कंपनियों को क्या होता है, लालच आने लगता है कि यहाँ इतना अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों जब डच आते हैं यहाँ पर जो है अपना व्यापार करते हैं, तो आपको पता है डच ने भी बहुत अच्छा व्यापार किया, अंग्रेजों ने भी यहाँ व्यापार किया, पुर्तगालियों ने भी किया, पुर्तगाली सबसे पहले आए। और दोस्तों आपको जान के जो है ये मतलब अच्छा लगेगा कि सूती वस्त्र उद्योग में जो है निर्यात की जो स्थिति बनी भारत की, ये स्थिति दोस्तों पुर्तगालियों की वजह से ही बनी। पुर्तगालियों ने जो है इतना डेवलप किया इसके निर्यात को, इसके प्रोडक्शन को, कि भारत में जो है सूती वस्त्र का उद्योग जो है बहुत डेवलप हुआ। बाद में जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ उस समय जो है यहाँ से निर्यात जो है हुआ, बहुत सारी मात्रा में जो है निर्यात हुआ। इसका कारण दोस्तों यही था। इसका कारण क्या था, अगर पुर्तगालियों ने जो है इतना योगदान न दिया होता, इतना इसको डेवलप न किया होता, तो शायद वो सीन न होती। कहने का मतलब ये चीज़ें हम क्रम से देखेंगे दोस्तों, ये समझने की बातें हैं। यहाँ आने के उनके वाणिज्यिक कारण थे या लाभ कमाने के उद्देश्य से वो आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगर हम यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो सबसे पहले आप दिमाग में एक चीज़ सेट कर लीजिए, इनका क्रम, मतलब कौन सबसे पहले आया उसके बाद कौन आया, ठीक है, यह सीक्वेंस आपको याद करना चाहिए, परीक्षा में पूछता है। पुर्तगीज सबसे पहले दोस्तों कौन आए, पुर्तगीज आए, पुर्तगाली जिनको कहते हैं। उसके बाद कौन आए, डच आए। डच के बाद कौन आए, डच के बाद कौन आए दोस्तों, अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद डेन आए। कौन आए, डेन। डेन के बाद फ्रांसीसी आए। डेन आए, उसके बाद कौन आया, फ्रांसीसी। ये इनका क्रम है आने का, ये पूछा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। हम एक एक करके देखेंगे इनको कि किस तरह ये आए और किस तरह इन्होंने अपना काम किया, ठीक है। चलिए, पुर्तगीज आए और पुर्तगीज आए और किस तरह जो है इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, ये हम देखेंगे दोस्तों। अगर हम भारत के नक्शे की बात करें, खासकर अगर हम ये देखते हैं, ये निचला हिस्सा है दोस्तों, ये कौन सा तट है दोस्तों, पश्चिमी तट। पूरा नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझने का प्रयास करिए। ये पश्चिमी तट है दोस्तों, ये तट कौन सा है, पश्चिमी तट। आपको पता है कि इधर क्या है, अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और इधर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, ठीक है, ये निचला हिस्सा है भारत का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बंदरगाह थे, ठीक है, यहाँ के बंदरगाहों से व्यापार होता था। कहाँ पर व्यापार होता था, इसी पश्चिमी तट से व्यापार होता था यूरोपीय देशों से, ठीक है। लाल सागर से, ठीक है, लाल सागर से रास्ते से आते हुए जो है यहाँ पर ये जो पश्चिमी बंदरगाह है, यहीं यूरोपीय यात्री आते थे, ठीक है। अब हमको क्या समझना है दोस्तों, क्रम हमने समझा, हमने ये देखा कौन सा वो एरिया था जहाँ से व्यापार होता था, ठीक है। अब व्यापार होता था तो किस चीज का व्यापार होता था, हमको ये भी समझना है। हमको एक एक चीज समझनी है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, कोई रटने की चीज नहीं, अपने आप रट जाएगा, ठीक है। किस चीज का व्यापार होता था, मसालों का। सबसे ज्यादा व्यापार जो होता था दोस्तों, मसालों का और विलासिता की वस्तुओं का, विलासिता की वस्तुओं का।
विलासिता की वस्तुओं का मतलब होता है दोस्तों इत्र है, ठीक है, रंग रोगन है। विलासिता मतलब होता है लग्जरियस थिंग्स। लग्जरियस थिंग्स में वो चीजें आती हैं दोस्तों जो बेसिक नीड्स की चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, हम उनको क्रम से देखेंगे। इन चीजों का व्यापार होता था, ठीक है, जैसे मसाला, मसाले में काली मिर्च है, इलायची है, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह जो है ये काम हुआ। अब देखिए दोस्तों, मसाले की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों थी, आखिर मसालों का इतना व्यापार होता था, तो इसकी वजह क्या थी। देखिए दोस्तों, यूरोपीय देश जो होते हैं वो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है, वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उनको जो है, उनको भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है या ज़रूरत भी है, मांस वो खाते हैं, ठीक है, मीट उनका प्रमुख आहार है। तो मीट को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मसालों का उपयोग आवश्यक है। हमारे यहाँ भी आप देखते हैं आम के सीज़न में जो है आम से अचार बनाए जाते हैं, या किसी भी अचार की बात करें, नींबू के अचार की, आंवले के अचार की बात करें, तो उनके साथ बहुत अधिक मात्रा में मसालों का, तेल का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इनको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। तो यही चीज़ वो लोग जो है मांस के संरक्षण में या अच्छे से रखने के लिए वो करते थे, मसालों का इसलिए उनके लिए बहुत उपयोग था। ये हो गया इनकी उपयोगिता। चलिए, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों। अब आपको हम फैक्ट्स लेके चलते हैं। अब हम आपको जो फैक्ट बताएंगे तो आप इन पे फिल करते जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट में फैक्ट्स को फिल करते जाएंगे, एक एक चीजें फिल करते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इतनी बात तो आपने समझ ली कि अब उनको आना है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए, व्यापार चाहिए और आधिपत्य बनाना है। तो देखिए इसी क्रम में क्या हुआ दोस्तों, अब इसी क्रम में हम देखेंगे कि सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, आइए देखा जाए। अब देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले क्या हुआ। 1486 में दोस्तों एक नाविक था, बार्थोलोम्यो। ये कौन सा नाविक, कहाँ का था दोस्तों, ये नाविक था पुर्तगाली बार्थोलोम्यो जो था वो 1486 में इसने क्या किया, उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। उत्तमाशा अंतरीप की खोज की, मतलब पुर्तगाली यात्री निकल पड़े हैं, ठीक है, पुर्तगाली यात्री निकल पड़े हैं खोजने में और व्यापार के उपयुक्त स्थानों की तलाश में, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, 1486 में उत्तमाशा अंतरीप की खोज तो हो गई, लेकिन भारत तक जो है अभी नहीं पहुंचा पुर्तगाली कोई यात्री। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है वो तिथि 20 मई 1498, ठीक है। वास्को डिगामा कहाँ आता है। अब देखिए, अगर मैप पे हम देखें पहले की तरह, जैसे मैप हमने बनाया था, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कोचीन है, कोचीन, इसके जस्ट ऊपर क्या है दोस्तों, अगर और नीचे इसको बनाते हैं, यहाँ कोचीन बना देते हैं, यहाँ हम क्या बनाते हैं, कालीकट का जो बंदरगाह था दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है, कालीकट की बंदरगाह पे जो है ये उतरता है। कौन उतरता है, ये वास्को डिगामा जो पुर्तगाली नाविक होता है, ये कालीकट पे उतरता है। और इसकी मदद कौन करता है दोस्तों, इसकी मदद कौन करता है, अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती होता है। ये क्या होता है, गुजराती होता है और पथ प्रदर्शक होता है, मतलब एक गाइड होता है। ये इस गुजराती गाइड या पथ प्रदर्शक की मदद से, अब्दुल मजीद की मदद से ये कहाँ उतरता है, कालीकट के बंदरगाह पे उतरता है। क्लियर हुआ। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। किसकी खोज की, भारत की खोज की। अब दोस्तों आपको ये लगेगा कि भारत इसके पहले क्या खोजा नहीं गया था, ऐसा नहीं है। इसको समझने का प्रयास करें, जहां ये लिखा जाता है उसका मतलब ये होता है
कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की जिससे व्यापार संभव हो सकेगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि पुर्तगाली यात्री ने भारत की खोज की, उसके लिए भारत का अनुभव नया था, उसने भारत को खोजा। ठीक है, तो ये एक नए मार्ग की खोज की जहां से व्यापार संभव हो सकता है। क्लियर हुआ? किसने मदद की थी दोस्तों? अब्दुल मजीद ने। किसने मदद की थी? अब्दुल मजीद ने। कहाँ का था? गुजराती गाइड था वो। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में, सन 1498 में आया। 20 मई आप याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ आया? कालीकट के बंदरगाह पे उतरा। ठीक है, इसके पहले एक पुर्तगाली नाविक ने जिसका नाम हमने बताया बार्थोलोम्यू, इन्होंने 1486 में उत्तमाशा अंतरीप की खोज की थी। ठीक है, अपने अन्वेषण के क्रम में इन्होंने इसकी खोज की थी। अब चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहां पर कालीकट में कौन था दोस्तों? जमोरिन। यहां का शासक कौन था? जमोरिन था। तो जमोरिन ने किया क्या? जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन यहां पर रहने वाले अरब व्यापारी कौन थे? अरबी व्यापारी। अब दोस्तों कंपटीशन हर जगह है। अरब व्यापारी पहले से वहां जमे हुए थे, अपना व्यापार कर रहे थे। अगर कोई भी देश का नागरिक या कोई भी देश का जो है व्यापारी अगर आकर जो है वो वहां पर व्यापार करने का प्रयास करता है, बसने का प्रयास करता है, तो जाहिर सी बात है उन्हें दिक्कत होगी, वो जो है ईर्ष्या से भर जाएंगे। यही यहाँ हुआ। अरब व्यापारियों ने जो है बहुत इसका विरोध किया, फिर बाद में इसका संघर्ष चलता रहता है। चलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ध्यान दीजिए जमोरिन वहां का शासक था, ये फैक्ट हो गया। और कालीकट में जहां उतरा था किसकी मदद से उतरा था? गुजराती गाइड। किसकी मदद से? गुजराती गाइड की मदद से, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। 1498 में। याद हो गया आपको? आपको क्लास में ही याद करना है, सारी चीज याद हो जाएगी। कहानी की तरह समझना भी है, सरल भाषा में। इतिहास को तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ना है, एक कहानी की तरह। इतिहास कुछ अलग नहीं है, हम ही लोगों के तरह जो है एक पिछले जीवन की या पिछले अतीत की घटनाओं का एक क्रम है जिससे हमको परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है। तो उसको बहुत सहज तरीके से पढ़िए, डेटा आपको अपने आप याद हो जाएगा, फैक्ट अपने आप याद हो जाएगा। आइए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है, भारत की खोज कर लेता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं दोस्तों, जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये किस क्रम में जो है अपना व्यापार बढ़ाती हैं और अपनी चीज़ों को जो है डेवलप करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे किसको? पुर्तगालियों को, क्योंकि इनका क्रम सबसे पहले है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को देखेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगाली। अब इसमें हमको क्या क्या डेटा याद रखना है, आइए देख लेते हैं क्या क्या डेटा हमको इनके विषय में याद रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लिया जाए। इनके बारे में हमको जो जानना है वो जानना है कि प्रथम पुर्तगाली जो परीक्षा में पूछा जाता है, मैं सेम उस लैंग्वेज में मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगा, उसके बाद सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी आपको डेटा बताऊंगा। प्रथम पुर्तगाली या प्रथम यूरोपीय यात्री, प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत की यात्रा पर आया? उसने भारत की खोज की। ठीक है, प्रथम यूरोपीय यात्री पूछेगा, क्या बताएंगे आप दोस्तों? वास्को डी गामा। प्रथम यूरोपीय यात्री कौन बताएंगे? वास्को डी गामा। प्रथम पुर्तगाली बताएंगे, कौन बताएंगे? वास्को डी गामा। क्लियर हुआ? 2 सवाल बन गए आपके। ठीक है, आगे बढ़िए। किसकी मदद से? अब्दुल मजीद। दोस्तों जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप एक नोट्स बनाना शुरू करिए, अपनी कॉपी पेन लीजिए और एक जो होता है माइंड मैप,
माइंड मैप बनाना शुरू करिए दोस्तों। समय कम होता है, नोट्स बनाने से लोग बचते भी हैं, लेकिन नोट्स बनाने से बचना समझदारी नहीं है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाइए, या बुलेट फॉर्म में बनाइए, या माइंड मैप की मदद से बनाइए। जो डेटा है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फैक्ट जो आपको भूलता है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फैक्ट आपको भूलेगा, चाहे आप कितनी भी बार पढ़ लीजिए। परीक्षा के जस्ट पहले अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर भूलेगा। और इसका तरीका केवल यही है रिवीजन का, कि जब आपके पास कम जो है पेज में या शॉर्ट में आपके पास नोट्स बने होंगे, तभी आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है। माइंड मैप का मतलब ये हुआ, इस तरह बनाइए आप। प्रथम यूरोपीय यात्री, प्रथम पुर्तगाली कौन, उसने क्या किया, भारत की खोज की। कौन था, वास्को। आप यहां पर बना लीजिए, कौन था, वास्को डिगामा। कैसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो, वास्को डिगामा। ठीक है, किसके बारे में हम जान रहे हैं, वास्को डिगामा। माइंड मैप बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। इसमें आपको केवल डेटा आपको फिल करना है, इसको कनेक्ट करना है। बीच में आप लिख लीजिए वास्को डिगामा, इससे आप कनेक्ट कर दीजिए। चलिए आगे क्या देखना है आपको, कब उतरा, 20 मई 1498। दोस्तों अब हम क्रम से पढ़ रहे हैं, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं, आउटलाइन हो चुकी, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसने खोज कब की, 24 मई 1498। क्लियर हुआ। कहां उतरा, कालीकट में, पश्चिमी तट है। स्वागत किसने किया, कौन शासक था वहां पर, जमोरिन। देखिए ये सारे डेटा एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, सारे डेटा परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सारे डेटा एक साथ आपके पास आ गए, ठीक है, समझ तो चुके ही हैं आप। अब देखिए दोस्तों, अरब व्यापार में विरोध किया, ये तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए जब इसने जो है एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, तो इससे क्या हुआ, भारत और पुर्तगाल में, ठीक है, भारत और पुर्तगाल में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भारत और यूरोप के बीच जो है एक नए युग का आरंभ हुआ, व्यापार के एक नए युग का आरंभ हुआ। ये भारत और पुर्तगाल के मध्य का एक नया व्यापारिक युग था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसने किया क्या, वास्को डिगामा जब आया यहाँ पर ये रुका, तो इसने काली मिर्च का व्यापार किया। ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए। काली मिर्च का व्यापार किया और उसने अपने व्यापार से जो है 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। कितना कमाया, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ये देख के जो है पुर्तगाली जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, कितना फायदा है वहां पर। बाद में प्रेरित होकर आना शुरू कर दिए, ठीक है। जब ये बातें पता चली तो इसकी वजह से लोग जो है उत्साहित हुए, और उन्होंने ये सोचा कि वहां पर व्यापार करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये डेटा आपको समझ में आया दोस्तों। चलिए इसी तरह माइंड मैप बनाइए, निश्चित मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे शुरू होता है कि कैसे जो है पुर्तगाली आते हैं। अब ये तो आपको पता हो गया कि उसने जो है लाभ कमा लिया। अब देखिए दोस्तों, फिर आपको सन याद करना है, 1503। 1498 में क्या हुआ, खोज हो गई, वास्को डिगामा आया, इसने दिखा दिया कि यहाँ पर बहुत फायदा है, ठीक है। अब इसके आगे की डेट कौन सी याद करनी है आपको, 1503। 1503 में क्या होता है दोस्तों, 1503 में होता है, पुर्तगालियों ने कहा, कोचीन में। कोचीन में दोस्तों, जैसे ये है मैप, अब इसमें दोस्तों यहाँ पर कालीकट है, कालीकट है, और यहाँ पर नीचे क्या है दोस्तों, कोचीन है। इन्होंने सोचा क्या फायदा तो है ही, तो कोचीन में इन्होंने क्या किया, कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोल ली। पहली व्यापारिक फैक्ट्री इन्होंने खोल ली। क्लियर हुआ। अब इनको लगा कि फायदा है, तो इन्होंने एक अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोल ली। कब हुआ ये, 1503 में। कहाँ हुआ, कोचीन में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसका नाम आगे आप देखेंगे।
अल्फांसो दी अल्बुकर्क का नाम देखेंगे, ये बाद में आता है वायसराय बनके, वायसराय और गवर्नर बनके आता है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये गवर्नर बनके आता है, ठीक है। लेकिन ये आता है कब? 1509 में। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क वायसराय और गवर्नर बनके आता है। लेकिन जब ये वायसराय और गवर्नर नहीं था तो ये जो 1503 में दोस्तों कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली गई है, इसी के माध्यम से खोली गई। ये बात आप याद रखिएगा। ये फैक्ट्री किसने खोली? इसमें प्रमुख भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? अल्फांसो दी अल्बुकर्क की। उस समय ये वायसराय और गवर्नर नहीं था, ये बाद में आया। इतना बस यहाँ समझ लीजिए। 1503 डेट याद रखनी है, मतलब एक डेट आपको याद रखनी है 1498। उसके बाद अगली डेट क्या है, अगला सन क्या है? 1503, जिसमें क्या होता है, कोचीन में फैक्ट्री खुल जाती है ताकि व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, ये बात समझ में आई। अब देखिए, क्रम से एकदम चलेंगे दोस्तों, एकदम परेशान मत होइए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। पहली व्यापारिक कोठी तो खुल गई, अब आगे क्या हुआ फिर देखिए। अगली डेट जो, अगली जो तिथि आपको याद करनी है, 1503 हो चुका है तो 1505, 2 साल बाद देख लेते हैं क्या हुआ। 2 साल बाद देखते हैं दोस्तों कि फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, क्या नाम आपको याद रखना है? फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, अल्मीड़ा, इसको अल्मीड़ा भी कहते हैं, ठीक है। कई जगह अल्मीड़ा लिखा रहता है, शॉर्ट में अल्मीड़ा याद कर लीजिए। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। अब ये आते हैं क्या बन के? वायसराय और गवर्नर। ये आते हैं वायसराय और गवर्नर बनके, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले ये आते हैं 1505 में। मैंने बीच में उसको इसलिए बताया क्योंकि अल्बुकर्क के बारे में मुझे ये बताना था कि 1503 में दोस्तों जो फैक्ट्री खोली गई थी कोचीन में, उसमें रोल किसका था? किसका रोल था? अल्बुकर्क का, फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क का रोल था, लेकिन वायसराय नहीं था उस समय। अब देखिए, इसके बाद जब आप देखेंगे 1505 के बाद 1509 में फिर वो आता है इसके बाद। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा आ चुके हैं वायसराय और गवर्नर बनके, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब एक बात इनके बारे में आपको याद रखनी है। इन्होंने दोस्तों एक पॉलिसी बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई हिंद महासागर में। देखिए, हिंद महासागर में व्यापारिक हितों के वर्चस्व के लिए या व्यापारिक हितों के संरक्षण के लिए, बिजनेस से रिलेटेड हमारा बिजनेस आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये नीति बनाई अपने फायदे के लिए, पुर्तगालियों के फायदे के लिए दोस्तों, ठीक है। सवाल कभी अगर पूछता है, सिविल सर्विस में पूछता है, तो जाहिर सी बात है सिविल सर्विस में सवाल पूछा गया है। ब्लू वाटर पॉलिसी के जन्मदाता कौन थे? कौन था? अल्मीड़ा था। कौन था? पुर्तगाली वायसराय अल्मीड़ा था। इसने हिंद महासागर में व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में क्या बनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। बस इतना याद रखिए, ठीक है। इसके ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये फैक्ट आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इनका काम खत्म है, इन्होंने और कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं किया है, और किया भी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नहीं है। बस आपको ये जानना है कि कब आते हैं ये। 1505 में वायसराय और गवर्नर बन के आते हैं। सबसे पहले भारत में वायसराय और गवर्नर बन के कौन आते हैं? अल्मीड़ा आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1500, आपको क्या देखना है? 1509। 1509 में कौन आता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये महत्वपूर्ण है, इनका नाम आप याद रखिएगा। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क आता है। क्या बन के आता है दोस्तों? पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर,
अब देखिए गवर्नर और वायसराय बन के कब आता है, ये 1509 में। 1503 में इसका योगदान कहाँ है, ये बात आप फैक्ट याद रखिएगा। 1503 में इसका योगदान है कोचीन में जो है फैक्ट्री में, जो खुलती है फैक्ट्री पुर्तगालियों की, उसमें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इन्होंने काम क्या किया, बहुत काम किया दोस्तों इन्होंने, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया, 1509 में आते हैं और 1510 में ही देखिए इन्होंने धमाका कर दिया। क्या धमाका किया, देखिए दोस्तों इन्होंने धमाका ये किया कि बीजापुरी शासक थे, बीजापुरी शासक, क्या नाम था उनका, आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या छीन लिया, गोवा। गोवा इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया, तो एक काम तो किया। इनको वास्तव में क्या कहा जाता है, वास्तविक शक्ति का संस्थापक, ये सवाल पूछता है दोस्तों। पुर्तगाली वास्तविक शक्ति का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वास्तविक शक्ति का संस्थापक, किसकी शक्ति का, पुर्तगालियों की वास्तविक जो है शक्ति का संस्थापक, पुर्तगालियों की, ये सवाल पूछा गया है कि पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति को स्थापित किसने किया, तो किसने किया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। आते कब है, 1509 में। इनका योगदान क्या है, 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या किया, गोवा को छीन लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और इनको पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक कहा जाता है। 1503 वाली बात तो एकदम याद हो चुकी होगी आपको कि इन्होंने क्या किया, कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली, लेकिन उस समय ये वायसराय नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इतना काम हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक काम इनका और है 11 में, फिर देखिए इन्होंने 1511 में भी काम किया। 1511 में क्या काम किया, दक्षिण पूर्व एशिया, दोस्तों ये दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है, ये भारत भी जो है दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में दोस्तों बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मंडी थी, मलक्का, क्या नाम था उसका, मलक्का, और फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित थी एक हरमुज। ये दो मंडियां बहुत फेमस थी दोस्तों उस समय। दक्षिण पूर्व एशिया की ये मंडियां बहुत महत्वपूर्ण थी। 1511 में इन दोनों मंडियों पे इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने क्या किया, 1511 में इस पे कब्जा कर लिया। अब याद करिए फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क का क्या योगदान है। 1503 में दोस्तों कोचीन में व्यापारिक फैक्ट्री पुर्तगालियों की, 1509 में ये आते हैं वायसराय बन के, गवर्नर बन के, 1510 में ये बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेते हैं। फिर एक साल बाद ये हर साल ये कुछ न कुछ कारनामा कर रहे हैं। 1511 में क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की बहुत बड़ी मंडी मलक्का और हरमुज पे क्या करते हैं, कब्जा कर लेते। मंडी पे कब्जा करेंगे तभी व्यापार में इन्हें सहूलियत होगी पुर्तगालियों के वर्चस्व को स्थापित करने में। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए क्लियर हुआ। अब देखिए ये चीज आप एकदम याद कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं से कोई सवाल नहीं बाहर जाएगा, कहीं से किसी भी परीक्षा में कोई इससे सवाल बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 1511 तक हो गया। अब देखते हैं दोस्तों और क्या बचा है कुछ। देखिए इतना तो हो गया, अब इनके बारे में एक चीज ये जानना जरूरी है दोस्तों कि भारत से व्यापारी, मध्यकाल का समय है, मध्यकाल, भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले विदेशी कौन थे, यूरोपीय कौन थे, ये प्रश्न पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। क्या लिखेंगे आप, पुर्तगाली। कितना भी सवाल घुमाने दीजिए, अगर आपको क्रम याद है, फैक्ट्स याद है, घुमाने दीजिए। सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली। दूसरी चीज, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन गया, 1498 पुर्तगाली
पुर्तगाली आते कब हैं? 1498 में, 1498 में आते हैं। और जाते कब हैं? बहुत देर बाद जाते हैं, 1961 में, जब गोवा आजाद होता है। देखिए, आजादी के भी बहुत दिन बाद 1961 में पुर्तगाली फाइनली यहां से चले गए। मतलब 1498 सबसे पहले आए, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, सबसे बाद में गए। क्लियर हुआ दोस्तों? एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अब इनके बारे में आपको कोई चीज ऐसी नहीं है जो दिक्कत होगी, ठीक है। अब और क्या जानना है? कुछ बातें ऐसी हैं जो और जान लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, तभी आपके वो परीक्षा में काम आ सकता है। सर्वप्रथम सामुद्रिक केंद्र किसने स्थापित किए? सामुद्रिक केंद्र व्यापार के लिए, व्यापार के लिए सबसे पहले सामुद्रिक केंद्र किसने स्थापित किए? तो आपका उत्तर होना चाहिए पुर्तगालियों ने। किसने स्थापित किए दोस्तों? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। एक सवाल। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आपको जानना जरूरी है। 1534 में इन्होंने एक काम और किया। क्या किया दोस्तों? बंगाल के शासक थे, क्या नाम था उनका? गियासुद्दीन महमूद शाह। बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह, ये थे बंगाल के शासक। बंगाल के शासक कौन थे? 1511 तक आप देख चुके हैं। 1511 के बाद जो तिथि आपको याद करनी है, महत्वपूर्ण है, 1534। इसमें क्या होता है? बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से इन्होंने क्या किया? परमिशन लिया दोस्तों। क्या किया? परमिशन लिया। सतगांव और चटगांव, सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। किस लिए? फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इन्होंने परमिशन लिया। अब जाहिर सी बात है, इनका व्यापार बढ़ेगा तो इनको कारखाने स्थापित करने पड़ेंगे। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया दोस्तों? इस शासक से इन्होंने 2 जगह फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन ली। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इतनी बातें बस आपके लिए पर्याप्त है। और अब जो पुर्तगालियों से संबंधित है, और इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको बता दी। हुगली क्या था दोस्तों? हुगली क्या था? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां है? बंगाल की खाड़ी। हुगली को इस्तेमाल करते थे पुर्तगाली किसके रूप में? पता है? अड्डे के रूप में। समुद्री लूटपाट जब ये करते थे, जब ये समुद्री लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे, तो हुगली को ये अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। चलिए, बहुत हो चुका है इनके बारे में। अब इनका थोड़ा सा योगदान हर पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए। हो सकता है पूछ ले तो आपको ये ना लगे कि हमने ये नहीं पढ़ा। 2 बातें बस आपको बताऊंगा। तंबाकू की खेती एक चीज, दूसरा जहाज निर्माण, और तीसरा भी जान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस। ये तीन चीज जान लीजिए दोस्तों। इससे शुरुआत कहां से होती है? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों का ही योगदान है कि जहाज निर्माण की विधि पता चली, तंबाकू की खेती शुरू हुई और प्रिंटिंग प्रेस का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए, डेटा तो ये भी है कि उन्होंने कब जो है प्रिंटिंग प्रेस खोला, ढेर सारी बातें, लेकिन जरूरी नहीं है। इतना बहुत है दोस्तों, उतना ही पढ़िए जितना परीक्षा में पूछा जाए। तो अगर योगदान की बात हो, मतलब सबसे पहले किसने शुरू किया, तो तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, ये तीनों किसके योगदान है? पुर्तगालियों के। अब हम इनसे विदाई लेते हैं। एक चीज और बता देंगे आपको, गोथिक वास्तुकला बहुत ही प्यारी वास्तुकला है दोस्तों, बहुत ही प्यारी वास्तुकला है। दरअसल हमें लगता है अंग्रेजों की दी गई है, लेकिन जब आप इनसे निर्मित भवनों को देखेंगे, गोथिक शैली है।
वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गोथिक जो स्थापत्य की बहुत अच्छी शैली है, विदेशी प्रभाव है इस पे, यूरोपीय शैली है मूलतः। तो दोस्तों ये जो गोथिक शैली है स्थापत्य की, इसका जो है इसका योगदान किसका है, ये किसका योगदान है, पुर्तगालियों का ही योगदान है। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों के योगदान के साथ पुर्तगाली का टॉपिक खत्म हो गया। तो थोड़ा सा डिटेल में भले आपने देखा, लेकिन एक एक चीज आपने देख ली दोस्तों। तो यूरोपीय कंपनी में पुर्तगालियों का टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे डच को पढ़ेंगे, डच का बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और उसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को हम देखेंगे, डेन को देखेंगे कि किस तरह जो है उन्होंने अपनी कप फैक्ट्री स्थापित की और किस क्रम से उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। तो ये दोस्तों पुर्तगाली से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये निश्चित है। यहाँ तक हमने देख लिया। तो आज एक आउटलाइन थी दोस्तों कि किस तरह आपको अपनी रुचि विकसित करनी है और किस तरह जो है आपको समझते हुए पढ़ना है, ताकि आपको तथ्य याद करने में बोझ न लगे। धीरे धीरे स्पीड आप बनाते जाइए दोस्तों, आपको इतने आराम से याद होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इस क्रम में एक चीज जरूर करिए कि नोट्स जरूर बनाते रहिए दोस्तों। जो भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीजें हैं उनको आप बुलेट फॉर्म में या माइंड मैप के थ्रू नोट्स जरूर बना लीजिए, आपके बहुत काम आएगा जस्ट रिवीजन के पहले। जब परीक्षा के जस्ट परीक्षा के पहले जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो यही चीज काम आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक जो है खत्म होता है, पुर्तगालियों वाला टॉपिक खत्म होता है। बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।